साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आज इनसे विभिन्न मुद्दों पर हम बात करते हैं। मैं हूं आपका साथी महेश कुमार वैद्य। दीपेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप एमएनसी में कार्यरत थे, राजनीति में आने से पहले अचानक राजनीति में आने का मन कैसे बना? अचानक बना या फिर इस बारे में पहले से विचार किया हुआ था? आपके दादाजी भी, पिताजी भी सब राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन आप एमएनसी में जॉब कर रहे थे शायद, तो आपका मन कैसे बना? शायद नहीं, मैं कर रहा था और मैं अमेरिका में था, मैं यूएस में था और काफ़ी लंबे समय वहाँ मैं 5-6 साल वहीं पे मैंने अपना एमबीए किया। उसके बाद मैं कार्यरत था, लेकिन वहाँ पे उस तरह, हालांकि मैं बड़ा सफलता वहाँ मिल रही थी मुझे प्रोफेशनल लाइफ में, मगर संतुष्टि नहीं मिल रही थी, अंदरूनी संतुष्टि। वहाँ भौतिक जीवन की बहुत जो है भौतिक रूप से बड़ा सफल जीवन था, जो है लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी रहती थी, लेकिन जो संतुष्टि अपने देश, अपने प्रदेश, अपने लोगों की सेवा से जो संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, वो अंदरूनी संतुष्टि वो नहीं थी। और फिर जब ज़्यादा वो बात धीरे धीरे एक ज्वलंत रूप से मेरे को परेशान करने लगी, तब मैंने निर्णय लिया और कि मैं वापस आऊँगा और वहाँ पे अपना त्याग पत्र दिया और अपनी जो सारी संपत्ति वहाँ पे थी मेरी, वो मैंने बेची, वापस हिंदुस्तान आया। तो ये जो है, मैं समझता हूँ माटी का मोह खींच लाया, इसको आप ये कुछ भी कह सकते हैं, मगर ये समझ में आ गया कि भाई जीवन, पूरे जीवन में अगर देखो तो केवल भौतिक रूप से आदमी बहुत कुछ प्राप्त करे, उससे जीवन में अंदरूनी आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल पाती। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आदमी वो करे जहाँ उसको लगे कि भाई उसकी कॉलिंग है। और मेरे को ऐसा लगा कि अपने देश, अपने लोगों की मैं कुछ के लिए कुछ कर पाऊँगा, तो यही मेरे अपने आप को सफल मानूँगा। हम सुनते हैं फादर साहब से भी अधिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी अधिक माँ आशा हुड्डा चाहती थी कि दीपेंद्र हुड्डा राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं। ऐसा कुछ नहीं था जी। ना पापा चाहते थे, ना मम्मी चाहती थी, और ना ही मैं। शुरुआत में मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर इन्फोसिस में काम किया, फिर यूएस में मैंने एमबीए किया जैसे बताया, उसके बाद मैंने वहाँ पे काम किया। तो एक प्रोफेशनल ट्रैक पे मैं चल रहा था, मेरा करियर बहुत अच्छा, और मेरा एकेडमिकली और प्रोफेशनली मेरी अच्छी अचीवमेंट्स थी। तो ऐसा लगता मतलब कहीं ना कहीं तो कहीं वो नहीं था कि भाई माता पिता की तरफ से कोई भी इस रूप में हल्का सा भी इंडिकेशन है कि आप राजनीति में आइए। तो बल्कि माता पिता तो कहीं ना कहीं ये कहते थे कि भाई बाकी आप इतना अच्छा कर रहे हो अमेरिका में, तो आप सोच समझ के ही फैसला करना, बाकी जो आप फैसला करोगे हम आपके साथ हैं। अच्छा, थोड़ा सा अब राजनीतिक चर्चा की ओर विषय को मोड़ते हैं। आप पूरा हरियाणा घूम रहे हैं, हरियाणा को नज़दीक से देखा है, आपसे बेहतर कौन जानता है, लेकिन एक चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस लंबे समय से संगठन नहीं बना पा रही है। भाजपा बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख स्तर तक पहुंच रही है। लंबे समय से यही बातें आ रही है कि वरिष्ठ नेताओं के कारण ये रुकावट बनी हुई है। आप इसमें देरी की क्या वजह मानते हैं और इससे पार्टी को क्या नुकसान देख रहे हैं आप? देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में लगातार संगठन का विस्तार हो रहा है, और ये कहने की बात है क्योंकि भाजपा के नेताओं के पास ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, तो ये कहेंगे कि कांग्रेस में वो कहेंगे कांग्रेस गुटबाजी है, कांग्रेस में संगठन नहीं बना, ये बातें कहेंगे। लेकिन कांग्रेस का हमारा लगातार संगठन बन रहा है। अभी हमारे डेलीगेट्स बने, और हमारे अभी पीछे जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से मैं समझता हूँ प्रदेश में कांग्रेस के ग्राफ में भी विस्तार हो रहा है, कांग्रेस के कुनबे में भी विस्तार हो रहा है। लगभग 20 के करीब पूर्व विधायक इस पिछले 5-7 महीने में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, और संगठन भी एक के बाद एक लिस्टें आ रही हैं संगठन की। यही होता है संगठन की प्रक्रिया बनना। हाँ, कुछ ऐसे जो है आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे कि इसमें विस्तार की प्रक्रिया यूँ चलती रहेगी संगठन की। 3 हरियाणा के ज्वलंत मुद्दे, उन पर बात करते हैं। आपकी सरकार रही, पिताजी के हाथ में बागडोर थी, चीफ मिनिस्टर रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। पानी का मसला
आज भी दक्षिण हरियाणा में सेम स्थिति है, पिछले 40 सालों से हम देखते आ रहे हैं। SYL नहीं बन पा रही है, हांसी बुटाना नहर भी कानूनी विवाद में फंस गई है। सॉल्यूशन क्या देखते हैं दीपेंद्र हुड्डा? आने वाले समय में जो पानी का समान बंटवारा है या जो पानी की ज़रूरत है, शुष्क क्षेत्रों की पानी की ज़रूरत है, वो कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, सही बात है। जो मेजर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो तो एक तो SYL का प्रोजेक्ट है, जो कि भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया है, और उस निर्णय के बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती कानूनी परिस्थिति को की स्पष्टता को लेकर। तो आज कानूनी परिस्थिति स्पष्ट है कि हमारे हक का पानी पंजाब के पास है, और जो इंदिरा गांधी जी ने और जो कांग्रेस पार्टी ने जो नहर SYL नहर जो खुदवाने के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा, और हमने बहुत कुर्बानियाँ दी उसकी वजह से कि भाई ये पानी का बंटवारा बराबर हो। कांग्रेस पार्टी की बहुत कुर्बानियाँ रही, बड़ा स्टैंड लिया इंदिरा जी ने, जाके वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखने का काम किया। छोटी बात नहीं थी। उतनी विल पावर भारत सरकार भी दिखाए अभी मौजूदा, क्योंकि हक तो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। देश में इतना बड़ा अन्याय का उदाहरण नहीं हो सकता दूसरे किसी प्रदेश में, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक हांसी बुटाना नहर की बात है, वो भी एक यही परिस्थिति है कि हांसी बुटाना नहर हरियाणा के अंदर जो पानी अभी अवेलेबल है, उसके पानी को ठीक बंटवारे के लिए, बराबर के बंटवारे के लिए नहर हुड्डा सरकार में इस नहर का निर्माण हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कलम से ये नहर का फैसला हुआ, नहर का निर्माण हुआ, और कहीं ना कहीं जो है इस नहर को रुकवाने में पंजाब सरकार का तो रोल है ही। हालांकि पंजाब को इससे क्या नुकसान होना था, लेकिन पंजाब सरकार का रोल है। लेकिन हरियाणा के कुछ राजनीतिक लोगों का भी इसमें कहीं ना कहीं इसका रोल है, जो आज सत्ता में घुसे हुए हैं। तो ये वही लोग थे जिन्होंने कहा था कि हांसी बुटाना में कि हम पानी नहीं आने देंगे। तो आज ये दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम हरियाणा में अगर हम वाटर की इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, और इनको परस्यू करने की ज़रूरत है, और बड़ी विल पावर से परस्यू करने की ज़रूरत है। हरियाणा के अंदर जो सरकार हो, बड़ी हर बात से ऊपर उठ के सबको साथ लेके इनको परस्यू करे, केंद्र पे दबाव बनाए। जुडिशरी से तो फैसला हमारे हक में आया हुआ है एक का तो। जी, अभी हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे। जो आपको आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता हरियाणा की बागडोर सौंपने की बात कर रहे हैं, इस स्तर पर आकर के लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे बड़ी होंगी, सवाल भी आपसे बड़े होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के क्या विज़न है आपके पास? क्योंकि अभी बहुत महंगी शिक्षा हो गई है, बहुत महंगी चिकित्सा हो गई है। आप किस तरह आम आदमी का भला हो, उसका क्या विज़न है, क्या रोड मैप है अपने पास? देखिए, शिक्षा हरियाणा के अंदर जो मौजूदा सरकार है, उसमें हरियाणा की सरकार ने शिक्षा का व्यवसायीकरण करने में कसर नहीं छोड़ी। 9 साल से JBT भर्ती नहीं हुई, शिक्षकों की भर्ती नहीं हरियाणा में। आखिरी शिक्षकों की JBT भर्ती जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में, हुड्डा सरकार में हुई थी। 9 साल एक बड़ा अंतराल रहता है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रैशनलाइजेशन की पॉलिसी आई, चिराग योजना आई, ये इस तरफ एक झुकाव दिखाया हरियाणा सरकार का कि वो सरकारी स्कूलों को बच्चों को हतोत्साहित करके और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाएं। मगर ये भी कटु सत्य है कि हमने कोरोना काल में देखा कि लाखों परिवारों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी में दोबारा लाने के लिए विवश होना पड़ा, जब ऐसी परिस्थिति आई कि लोगों की जो मासिक वेतन थे उनमें बाधाएं आई। तो सरकारी स्कूलों का जब तक स्टैंडर्ड नहीं अच्छा होगा, तब तक कुछ मैं सकता हूँ जो शिक्षा की व्यवस्था है वो उस रूप में नहीं आ सकती। हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल की सरकार थी, तो शिक्षा हब बनाने के लिए जो हुड्डा सरकार के समय जो प्रयास हुए, मैं समझता हूँ देश में उस तरह के उदाहरण नहीं है। उस समय लगभग 21 यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जिसमें 12 स्टेट के विश्वविद्यालय। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम दिल्ली में बात करते हैं, हालांकि आम आदमी की सरकार है, बात करते एक और विश्वविद्यालय बनाए, लेकिन नहीं बना पाई है। 12 साल की सरकार, 10 साल इनकी सरकार को हो गए। उस समय 12 नए यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी के अंदर हो, चाहे महेंद्रगढ़ के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो
भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी कानपुर सोनीपत के अंदर हो, चाहे वो चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर हो, चाहे वो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में हो, चाहे वो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर हो, चाहे वो YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के अंदर हो, तो ये विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज, उस समय 4 मेडिकल कॉलेज बनाए गए और 2 को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिली। 4 जिसमें कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल हो, भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज कानपुर हो, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज मेवात में हो और ESI मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में हो। ये 4 तो बन के तैयार हो गए थे और महेंद्रगढ़ और भिवानी के 2 मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति उस समय की सरकार में मिली थी। दुर्भाग्य की बात यह है, तो ऐसे मेडिकल कॉलेज हो, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हों, ITI पॉलीटेक्निक्स की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि। हरियाणा को एक एम्स तो दे रहे हैं या नहीं दे रहे? उस समय मैं अभी आपको तुलनात्मक कह रहा हूँ, उस समय 10 साल के समय राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की गई। रिकॉर्ड सबसे बड़ा क्या होता है? भर्ती। रिकॉर्ड शिक्षा विभाग के अंदर उस समय भर्ती की गई हरियाणा के अंदर, रिकॉर्ड भर्ती। तो ये चाहे वो JBT हो, चाहे सारे अपना इन यूनिवर्सिटीज़ जो नई बनाई गई, इनके अंदर प्रोफेसर्स की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, नॉन टीचिंग स्टाफ की बात हो, तो ये हरियाणा को शिक्षा में आगे लेके जाने के लिए ठोस प्रयास हुए। इस सरकार में कोई विजन ही नहीं दिखा, ना तो सरकारी कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज, जबकि इन्होंने कहा था हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ना ही कोई नया स्कूल, नया कॉलेज, ना ही कोई भर्ती। निगलेक्ट कर दिया और केवल एक पॉलिसी लेके आए कि भाई प्राइवेट वालों को वो प्रोत्साहन देंगे। प्राइवेट वालों को प्रोत्साहन, प्राइवेट में जाओगे तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये अनबैलेंस जो एजुकेशन पॉलिसी थी, ये आज यही कारण था कि हरियाणा के बच्चों को आज अपने स्कूलों के आगे बैठ के धरने देने पड़े। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज प्रदेश, हरियाणा प्रदेश एक तरफ तो रिकॉर्ड बेरोजगारी का दर का सामना कर रहा है और दूसरी तरफ हमारी शिक्षा की नीति इस प्रकार से है कि बच्चों को के भविष्य को संवारने में उसका कोई, तो इसीलिए हरियाणा दोबारा से ट्रैक पे आए। जिस सोच के साथ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जैसे हब बनाए गए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंटर मैग्नेट हब बनो, जिस सोच के साथ हरियाणा के अंदर IIT आई, IIM आया, आप एम्स की बात, IIM की बात कह रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने कहा कि हर प्रदेश में एक IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और एम्स होना चाहिए। मगर ये बात मैंने 2009 के अपने मैं जब संसदीय चुनाव लड़ रहा था 2009 में रोहतक में, तब मैंने कहा था कि मैं संकल्प लेता हूँ हर प्रदेश में नहीं, मैं कहा अपने लोकसभा क्षेत्र में मैं तीनों लाऊंगा और मुझे संतुष्टि है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र पूरे देश में एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है कि रोहतक में IIM भी आया, IIT भी आया, एम्स भी आया। आपने शिक्षा को लेके जो है अपना वो पूछा था, तो ये मुझे खुशी है कि उसके बाद बीजेपी ने भी कहा कि हर प्रदेश में होने चाहिए तीनों। हालांकि अभी हो नहीं पाए हर प्रदेश में, हरियाणा में ही नहीं आ पाया। जो हरियाणा का एम्स जो इन्होंने जो घोषणा करी मनेठी के अंदर, वो आपको पता है क्या स्थिति है उसकी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है शिक्षा को लेकर और इम्पॉर्टेंट। दूसरा आपने सवाल पूछा स्वास्थ्य को लेकर, वही बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो मेडिकल कॉलेजेस से संबंधित हमने बातें करी। मौजूदा सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ये महत्वपूर्ण जो विषय हैं, इन विषयों पे चर्चा हो, इन विषयों पे प्रदेश आगे जाए, मगर मौजूदा सरकार 9 साल में इन विषयों पे कोई इस सरकार का फोकस ही नहीं है। ये हरियाणा का दुर्भाग्य। ऐसा क्या बड़ा कारण रहा? इतने काम जो आप बता रहे हैं, लोगों ने भी देखे हैं, हमने भी काम की, हम वो नहीं कह रहे नहीं हो पाए हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं इतना सारा काम होते हुए भी ऐसा क्या कारण रहा कि लोगों ने भाजपा जजपा को दोबारा से जो है सत्ता सौंपी है? दोबारा नहीं कहेंगे, दोबारा थोड़ा सा जो कमी रहेगी भाजपा की, जजपा को क्या कारण रहा? 75 पार का नारा भावनात्मक रूप से कारण रहा या कुछ और? क्या कहना चाहेंगे? ये जो है कई कारण हो सकते हैं। हरियाणा में दोबारा जो है सरकार बनी, लेकिन 75 पारे के नारे की लोगों ने हवा निकालने का काम किया। ये भी यथार्थ है। आप उसको कहो कि 75 पार आ रहा, और आप उसको कहो कि जहाँ लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पे बीजेपी की बढ़त हो, वहाँ 40 पे आ जाए विधानसभा में, तो लोग कितने ज़्यादा अटूट निराश होंगे प्रदेश सरकार की परफॉर्मेंस से कि 3-4 महीने के बाद आधी सीटें उनके खाते में दी। इसी तरीके से जो जजपा की वोट थी वो पूर्णतः बीजेपी के खिलाफ वोट थी, क्योंकि उनका 75 पार का था, तो उनका बीजेपी को करेंगे जमुना पार का नारा भी था। तो वो
एक अनैतिक गठबंधन की वजह से सरकार बनी। पहला तो यही कारण है। दूसरा, हाँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी तमाम ऐसे फैसले हो सकते हैं जो हमारी कुछ कमियां रह गई हों। ज़मीन की धरातल की परिस्थिति भांपने में कांग्रेस के हाईकमान ने देर कर दी हो, या जो टिकट वितरण किया गया हो वो कहीं ना कहीं उसमें कमियां रही हों, जो प्रदेश के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि कुछ कमियां हम अपने भी कांग्रेस पार्टी के जो है के भीतर भी हमारी जो जिस लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि हम सही समय पे सही फैसले लेंगे, शायद उसमें कमी कुछ ना कुछ हमारी भी रही होगी। जो लोग चाहते थे वो बदलाव नहीं हो पाया पिछली बार 2019 में। मगर इस बार हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी लोगों की उन आशाओं को पूरा करते हुए प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेगी। तो क्या इस बात का भी विश्वास है कि जो आपके पुराने साथी, फादर के समय के साथी राव इंद्रजीत, चौधरी धर्मवीर, रमेश कौशिक जैसे जो चेहरे थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो कांग्रेस छोड़कर चले गए किसी न किसी वजह से भाजपा में, तो क्या आप सोच रहे हैं कि कुछ चेहरे वापस लौट कर आएंगे इस बार? ये तो वो सोचेंगे। हम तो प्रदेश के लोग हमारा साथ दे रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि प्रदेश के लोग परिवर्तन, कांग्रेस पार्टी के रूप में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के रूप में प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, और वो परिवर्तन आ रहा है प्रदेश में। मैं एक बस अभी हम कंक्लूजन करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, अभी जब आप जाते हैं तो नारे कुछ दूसरी तरह के लगने लग गए, जो है तो आपके जो समर्थक हैं बहुत सारे, और दूसरे भी पार्टी के भीतर भी जो कुछ विधायक हैं उनकी तरफ से भी, कि एक बार दीपेंद्र हुड्डा प्रदेश का नेतृत्व करें, अगर ऐसा अवसर मिलता है, क्या सोचते हैं आप? मैं ये मानता हूँ कि मेरी कोई ऐसी आशाएं या ऐसी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं, ना कभी रही हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मैं प्रदेश का एक नागरिक हूं। मैं ईमानदारी से अपने प्रदेश के हक़ में, जो प्रदेश के हक़ में परिवर्तन आए प्रदेश में, उसके लिए प्रयास कर रहा हूं, और वही मेरा लक्ष्य है कि प्रदेश में परिवर्तन आए। हरियाणा में जातिवाद को लेकर मैं एक आपसे जानना चाह रहा हूँ। दीपेंद्र हुड्डा का रथ चलता है, रोहतक में बहुत तेज़ी से दौड़ता है, कोसली में आके ठहर जाता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां जातिवाद जो है वो विकास पर प्रभाव डालता है या दूसरे मुद्दों को गौण कर देता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जहां तक कोसली की बात है, और इस आप लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की बात कर रहे हैं, कोसली वही क्षेत्र है जहां से हर लोकसभा चुनाव में हमें बढ़त भी मिली। एक लोकसभा चुनाव में नतीजा अच्छा नहीं रहा, तो उससे पहले चाहे वो हुड्डा साहब ने कभी चुनाव लड़ा हो, चाहे मैंने जब पहले चुनाव लड़े तीनों, हर लोकसभा चुनाव के अंदर कोसली से मेरे को पूरा आशीर्वाद मिला है। मेरी कर्मभूमि बचपन से रही है। तो कई बार परिस्थितियाँ होती हैं, मगर मुझे पूरा विश्वास है आगे पूरा साथ और पूरा आशीर्वाद मिलेगा। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद MP साहब। हमारी शुभकामनाएं।